बोलिए। देखिए, आज का जो सेशन है ना, ये यस सर। ये स्पेशली इकोनॉमी का सेशन, यस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि सर इकोनॉमी को कैसे कवर करें, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं। और डिफरेंट एग्जाम्स में इकोनॉमी पूछा जाता है, तो आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो, हर जगह इकोनॉमी का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये दो बहुत ही ह्यूज स्ट्रीम है। आप कहीं भी किसी भी करंट अफेयर्स को आप इकोनॉमी से लिंक कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स पोर्शन से लिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ह्यूज पोर्शन है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टारगेट है, ये जो आपके यहाँ जो बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है इकोनॉमिक्स का, ये टारगेट किस किस एग्जाम को करेगा? तो इसका टारगेट सिविल सर्विसेज है। फिर आपके यहाँ स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको ये टारगेट करेगा। ये बैच स्पेशली सिविल सर्विसेज केएस को टारगेट करेगा। जो स्टेट पीसीएस के द्वारा अलग और भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपके यहाँ एआरसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आप लोग देखिए, जो डाउट होगा आप मेरे से पूछते जाइएगा, ठीक है। देन आपके यहाँ जेकेएसएसबी का बहुत सारा पेपर कराया जाता है, उसमें इकोनॉमिक का पोर्शन आता है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स कवर कराऊंगा। देखिए, जो जेकेएसएसबी का पेपर होगा उसके लिए आपको इतना डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत तो नहीं होगी। अगर आप इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स तो आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन जेकेएसएसबी में बहुत डिटेल्ड वर्जन नहीं पूछा जाता है इकोनॉमिक्स का। डिटेल्ड वर्जन कहाँ पे पूछा जाता है? तो सिविल सर्विसेज के पेपर में, केएस के पेपर में, एआरसीएस, इन सब जगहों पे डिटेल्ड वर्जन पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स उठा के पूछा जाता है। आप लोगों में से कितने लोग इस बार अपीयर हुए थे? जो आपका भी पेपर हुआ था, पेपर था ना 31 को केएस, हाँ सर। कितने लोग अपीयर हुए थे? साउंड नहीं आ रहा है? किसको साउंड नहीं आ रहा है? साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इम्तियाज, आप अपीयर हुए थे? ओके फाइन। इकोनॉमिक्स का पेपर आपने देखा था? कैसा पूछा था पेपर? कितने लोगों को आइडिया है कि इस बार पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या क्या पूछा गया था? कितने लोगों को ये आइडिया है? सर पेपर तो एक्चुअली कंसेप्चुअल और करंट रिलेटेड आया था पेपर। पेपर कॉन्सेप्चुअल था, रिलेटेड था, ओके। मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से पूछा गया था पेपर में? इकोनॉमिक्स का पेपर आपने एनालाइज किया हाँ पेपर सर, देने के हाँ बाद? सर, हाँ, जीडीपी जीएनपी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और बजटरी के रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस आए थे। ओके। बजटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन तो मुझे पता है। व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स फॉर क्वालिफाइंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? ओके, बैंकिंग, यस, रेडमी। बैंकिंग के, यस सर, बैंकिंग के भी बैंकिंग एंड क्वेश्चंस थे। फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने थोड़ा सा पेपर देखा होगा तो आपको पेपर के में पता होगा कि पेपर में आपसे पूछा गया था इंडियन इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन को टच किया गया था। डीमोनेटाइजेशन को। फिर आपका एक सीआरआर पे एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था जो कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, मनी मल्टीप्लायर। देन एक क्वेश्चन आपका हेयर कट से रिलेटेड था, हेयर कट। अब आपने अगर पढ़ाई नहीं है ना तो एग्जाम में जाके वो हेयर कट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार्बर शॉप पे जा रहे हैं। हेयर कट इज ऑल रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, कि जब बैंक लोन पे या इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करता है ना तो उसको बोलते हैं हेयर कट। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। देन आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सीआरएआर से रिलेटेड था। आप बोलेंगे सर सीआरएआर कहाँ पे था? तो देखिए, आपका जो एटीआई बॉन्ड्स होता है ना वो सीआरएआर से रिलेटेड होता है। देन ब्रॉड मनी से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से पेपर मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बैंकिंग एंड, फिर आप
का एक पेपर था जिसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपसे पूछा था। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये किससे रिलेटेड होता है? ग्रोथ से रिलेटेड होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये आपका क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछा गया था। देन एक आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड पूछा गया था कि बियर और बुल मार्केट क्या होता है, बियर एंड बुल मार्केट, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। देन जो आरबीआई के द्वारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, प्लीज थोड़ी देर आप पेशेंस बनाए रखें। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई के द्वारा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन ये दिख रहा है, यील्ड बॉन्ड से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। और अभी बॉन्ड आपका न्यूज में भी था, तो बॉन्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे ना कि बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यील्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपने देखा था ना कि सोवरेन बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा था। देन अभी जो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जो एनपीसीआई से क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आपका फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपका बजट से रिलेटेड ये वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन जो था। ये सारे के सारे क्वेश्चन से आपको कुछ समझ आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है? आप देखेंगे तो जीडीपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप पेपर को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे तो यू विल कम टू नो कि जो पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो तो काफी बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस्ड अप्रोच। और इनका फोकस क्या है? तो करंट सिनेरियो में जो काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अभी आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिस्कल डेफिसिट का भी बात हो रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है, बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। बैंकिंग एंड फाइनेंस को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आज आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि सर आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिए। आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो 16 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको आज का सेशन में आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे चीजों को कवर करूंगा और मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊंगा, आपको किस तरीके का नोट्स दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसा पेपर था ना, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और उसका वन ऑफ द मोस्ट, यस मुदस्सिर वानी आपने हैंड रेज किया है। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या चैट कॉलम में भी आप पूछ सकते हैं। इवन अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मनी बैंकिंग से रिलेटेड है, और मनी बैंकिंग आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको मॉनेटरी पॉलिसी का एक एक लाइन क्लियर है। अब हम जब भी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी में सीधा सीधा क्वांटिटेटिव टूल से स्टार्ट किया जाता है कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक आपको डेफिनेशन बता दिया जाता है, आप उसको याद कर लेते हैं। इस बार जो सीआरआर से क्वेश्चन पूछा गया आपने देखा है, वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को साथ में लाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आपका कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि अगर देखिए अगर आप छोटा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक अगर आप जेकेएसएसबी का कोई पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है उतना डिटेल में ना पूछा जाए। लेकिन अगर आप केएस को फोकस कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज को फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर प्लीज टेल अस दोज मेन सब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन क्वालिफाई एनी नेशनल और स्टेट एग्जाम। ओके फाइन, आई विल कम टू ऑल ऑफ द पॉइंट, डोंट वरी। ठीक, मैं सारे पॉइंट पे आऊंगा और आप लोगों को हर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए पढ़ाने का मैं बस आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और किस तरीके से हम लोग चीजों को कवर करते हैं। मुदस्सिर वानी आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं करिए स्क्रीन पे। देखिए कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उस टॉपिक का ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो टॉपिक कहाँ से आया। देखिए किस तरीके से नोट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको फिर किसी और बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। आप कभी ये पूछेंगे नहीं कि सर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए,
सर कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, हर चीज आपको मैं क्लास में प्रोवाइड करूंगा। इवन 40 इयर्स का, पास्ट 40 इयर्स का सिविल सर्विसेज में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब के सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही कवर कराऊंगा। यस, आई एम फाइन। तो चलिए पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आपको हर नोट्स में आपको इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में चीजें मेंशन रहेंगी कि आपको अगर एक बार क्लास में पढ़ा दिया गया उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज करें ना, तो आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आपका टारगेट प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस में गए, अगर मेंस में आपका फ्लो चार्ट वाला पार्ट डेवलप ही नहीं है तो आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए आपका फ्लो चार्ट डेवलप होना चाहिए। देखिए मैं आपको बस एक छोटा सा एक पैराग्राफ में मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कवर करते हैं। हमारे दिमाग में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी पॉलिसी क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या मिलेगा उस चीज को पढ़ के। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज कोई पॉलिसी फ्रेम करते हैं, इट मीन्स कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो इसका आंसर आप किस तरीके से देंगे, क्योंकि प्लानिंग जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग का आप किसी कंट्री को गवर्न कर सकते हैं क्या। आप छोटा सा, अगर आपको टूर पे भी जाना होता है, सपोज करिए कि आप कहीं पे ट्रेकिंग पे जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां भी आप बैठ के प्लान करते हैं कि हम किस। रेडमी, मैं आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप ऑन क्यों कर ले रहे हैं बार बार। अपने माइक को ऑफ रखिए, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अभी। मैं आपको क्लास में बोलने का मौका दूंगा, आप मेरे से जो डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट थोड़ी देर मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए, थोड़ी देर सुनिए तो मेरी बात को। चलिए, हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी, सर आप मुझे पढ़ाने बैठे हैं, आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाओ, फिस्कल पॉलिसी पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ, ये पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा ना दिमाग में। तो मैंने आपको बताया क्योंकि प्लानिंग जो है वो अटमोस्ट इसेंशियल पार्ट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए। अगर आप छोटा सा काम करने जाते हैं तब आप किसी चीज को प्लान करते हैं। अगर आप ट्रेकिंग पे जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ टूर पे जा रहे हैं, तो भी आप प्लान करते हैं ना कि हम इस होटल में स्टे करेंगे, हम इस प्लेसेस को विजिट करेंगे, आप एक पूरा प्लानिंग के साथ जाते हैं। तो इतने बड़े कंट्री को गवर्न करने के लिए भी आपको प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है, अब प्लानिंग एसेंशियल क्यों है, मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में तो सिखा दिया है कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप पूछेंगे सर प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जो भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड है। हमारे सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस गिवन है वो लिमिटेड रिसोर्सेस है या अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही है, हर चीज लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड रहता तो हम काम ही क्यों करते, आप पढ़ाई क्यों कर रहे होते। बट रिसोर्सेस क्या है हमारे यहाँ, लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, क्या इस लिमिटेड रिसोर्सेस में, अच्छा इस सोसाइटी में कौन रह रहा है, ह्यूमन बींग रह रहे हैं। ठीक है, और भी अदर क्रिएचर्स रहते हैं, बट उन क्रिएचर्स का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उन क्रिएचर से इस चीज का कोई रिलेशन नहीं है अभी। अब रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, ये बताइए ह्यूमन बींग का जो डिजायर है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन, आपका डिजायर, हमारा डिजायर, सबका डिजायर तो अनलिमिटेड होता है। हम लोग चाहते हैं कि हर कुछ हमारे पास हो, हमारा डिजायर अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट होगा। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना हम प्लानिंग करते हैं। अगर आप टूर पे जा रहे हैं, लेट सपोज आप टूर पे जा रहे हैं, तो आपके पास अनलिमिटेड मनी है या लिमिटेड मनी है। ऑब्वियस सी बात है, सबके पास लिमिटेड मनी ही होता है, अनलिमिटेड मनी किसके पास हो गया। तो आपके पास लिमिटेड मनी है तभी तो आप उस चीज का प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें 3 दिन का टूर पे जाना है, हमें इस प्लेसेस को विजिट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में भी प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस का कॉम्पीटिंग यूज है, और ह्यूमन बींग का जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। तो इसके बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट होगा। तो इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमने एक सिस्टम का सेटअप किया, हमने एक सिस्टम का सेटअप किया। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं,
तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। ऐसा सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे सिस्टम डेवलप्ड है। जैसे जिसको क्लास नहीं लेना है वो इस मीटिंग को छोड़ के जा सकते हैं। ये क्लास उन्हीं के लिए है, दो जो आर सीरियस स्टूडेंट, जिनको पढ़ाई करना है। जिनको क्लास नहीं लेना वो इस मीटिंग को छोड़ के जा सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड टू सिट हेयर। अब एक बार भी जिसने स्क्रीन पे कुछ भी लिखा मैं उसे मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। जिसका भी मैंने देख लिया स्क्रीन पे लिखते हुए मैं उसे मीटिंग से तुरंत रिमूव कर दूंगा। ओके सर। तो डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। चलिए, तो हम ये देख रहे थे कि हमने जो सिस्टम सेटअप किया है, सिस्टम क्यों सेटअप किया ये तो पता चल गया। अब हमारी सोसाइटी में बहुत सारा सिस्टम डेवलप्ड है, हर चीज के अलग अलग सिस्टम डेवलप है। जैसे मॉनेटरी सिस्टम हो गया, फिजिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम है, और बहुत ही तरीके के सिस्टम है। तो इसी सब सिस्टम में एक सिस्टम है जिसका नाम है मॉनेटरी सिस्टम। इसी मॉनेटरी सिस्टम से निकल के आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का हमारे सोसाइटी में क्या रोल है, तो देखिए, एक हमारा होता है फिजिकल सिस्टम जहां से निकल के आता है फिजिकल पॉलिसी, और एक होता है हमारा मॉनेटरी सिस्टम जहां से निकल के आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी समझने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि फिजिकल सिस्टम हमारा क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। तो देखिए, जो फिजिकल पॉलिसी होता है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब क्या हुआ फिजिकल पॉलिसी का, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आया, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 1000 करोड़ रुपीज आया, किस किस फॉर्म में आया, तो वो गवर्नमेंट का इनकम हो गया, ठीक है। अब इनकम होगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा। लेट से एक्सपेंडिचर जो है 1200 करोड़ का है। तो अब तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर 1000 करोड़ इनकम, 1200 करोड़ एक्सपेंडिचर, ये कैसे पॉसिबल है। तो यही तो होता है कि जब हम फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हैं, और आपका इस बार पेपर भी पूछा गया था, फिजिकल डेफिसिट पे क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपका इनकम कम है, तो आप क्या करते हैं, बोरो करते हैं। अब कहाँ कहाँ से बोरो करते हैं ये सब हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका फिजिकल पॉलिसी का पार्ट बनता है कि गवर्नमेंट का इनकम आ रहा है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग करता है ना, बजट जो एलोकेट किया जाता है, तो बोलता है ना बजट में कि हम अगले साल, इस साल के एंड में हम इतना पैसा जो है इस प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे हम इतना पैसा खर्च करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है। ये पॉलिसी कैसे फ्रेम किया जाता है, तो ये देखा जाता है कितना पैसा मार्केट में गवर्नमेंट के पास आया और कितना पैसा गवर्नमेंट के पास से खर्च हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पैसा जो स्पेंड किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, विद इन दिस मार्केट, इस कंट्री के अंदर ही किया जा रहा है, ठीक है। तो इस कंट्री के अंदर पैसा मतलब फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो हो रहा है। तो अब मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है या मार्केट में पैसा की कमी है, इन सब को, जो मार्केट में जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ना कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में चीजों का दाम बढ़ते जाता है। मीन्स पहले अगर सपोज करिए एक पेन था जिसको आप 10 रुपए में खरीद पाते थे, अब इसी पेन का दाम जो हो गया है वो 15 रुपया हो गया है। पहले आप 1 kg राइस 50 रुपीज में खरीद पाते थे, अब सेम क्वालिटी ऑफ राइस अब आपको 80 रुपीज में मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्राइस कैसे बढ़ता है, देखिए जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है ना, मार्केट में जब पैसा ओवर हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन कैसे होता है, सपोज करिए कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है और उस चीज का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। जैसे सपोज करिए कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 10 पेन है, ठीक है, 10 पेन है, 10 पेन, और एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है।
और 10 लोगों का डिमांड है, ठीक है, 10 लोग इस पेन का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉपकीपर क्या करेगा, 10 रुपए में उस पेन को सेल करेगा। लेकिन अगर डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड कब बढ़ता है, आप चीजों का डिमांड कब करेंगे, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो करेंगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप चीजों का डिमांड कर पाएंगे क्या, कभी नहीं करेंगे। तो सपोज करिए मार्केट में पैसा का इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ, मार्केट में बहुत पैसा आ गया, तो अब इसी 10 पेन के लिए 15 लोग इस चीज का डिमांड कर रहे हैं, 15 पीपल आर डिमांडिंग दिस 10 पेन। और पेन का जो सप्लाई है ना वो अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ, अभी शॉपकीपर के पास 10 पेन ही आ रहा है, 15 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि अब हम 10 में नहीं बेचेंगे, अब हम 12 रुपए में बेचेंगे। अब 15 लोग में से 10 लोग तो उसको ऐसे मिल जाएंगे ना जो 12 में भी खरीदेंगे। अब सपोज करिए कि कल को और लोगों के पास और पैसा आया, अब 20 लोग यहाँ पे इस चीज का डिमांड करना स्टार्ट कर दिए, तो शॉपकीपर देख रहा है कि अच्छा अब तो 20 लोग आ चुके हैं, मतलब अगर हम इसका दाम और भी बढ़ाते हैं, 15 रुपए भी कर देते हैं, तब भी लोग इस पेन को 10 लोग तो खरीद ही लेंगे, मेरे पास 10 पेन हम सेल कर ही सकते हैं। तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने का बाद क्या मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी जो है वो मार्केट में हमारा ज्यादा है। तो जैसे जैसे फ्लो ऑफ मनी ज्यादा बढ़ रहा है उस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। और जब प्राइस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, आपने बुक में पढ़ा होगा, इसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आरबीआई देखता है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो वो कौन कौन सा स्टेप लेता है, वो किस तरीके से इस मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है। इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। तो थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो गया होगा कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आगे फिर ऐसे अराइज होगा आपके पास, व्हाट डज द मॉनेटरी पॉलिसी डू, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है। यहाँ तक अभी तक हमने देख लिया, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, तो इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जिस रेट पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, इसका प्राइमरी फोकस क्या है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका प्राइमरी फोकस क्या है, क्यों ये मॉनेटरी पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसी के कारण हम प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर प्राइस मार्केट में बढ़ता चला जाएगा और इन्फ्लेशन इतना हाई हो जाएगा तो हमारा जो रुपी का जो डिमांड है, जो हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है वो पूरी तरीके से घट जाएगा, जो हमारा जो मनी का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। तो उस मनी के वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हम लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे प्राइस को स्टेबल रखा जाता है, तो जैसा अभी मैंने बताया इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, ताकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं हो। अब आपके माइंड में ये आएगा ना कि सर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कुछ तो टूल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स है जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या होता है, रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर। अब इसी सीआरआर से इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन सबको हमें डिटेल में समझना होगा। बैंक रेट, एमएसएफ, एलएएफ, ओएमओ, एमएसएस, एचडीएफ, ये सब क्या होता है। इसी तरीके से आपका क्वालिटेटिव टूल्स भी होता है। तो अब देखिए, अब जैसे हम सीआरआर पढ़ने बैठे तो हम देखेंगे कि सीआरआर क्या होता है, ये एनडीटीएल क्या होता है, बैंक किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ आपको उसके बाद कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद का मेरा बनाया हुआ नोट्स है, आपको फिर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीआरआर से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा ना वो सब यहाँ पे लिखा गया होगा। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखे गए होंगे। देन इसी तरीके से आपका एसएलआर शुरू होगा, तो जितना पार्ट है एसएलआर से रिलेटेड वो सारा पार्ट आपको लिखा गया होगा। देखिए यही क्वेश्चन था ना आपका, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सीआरआर। सीआरआर का पे जो क्वेश्चन पूछा गया था मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, इस बार का जो परसों जो आपका संडे को पेपर हुआ है यही क्वेश्चन था ना, सीआरआर से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में वो कैसे हेल्प करता है। देखिए आपके नोट्स में ये क्वेश्चन पहले से गिवन है। तो जब आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको किसी भी बुक, किसी भी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा कंप्लीट मेरा नोट्स रहेगा
और मेरा ही फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन सब पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे सीआरआर और एसएलआर इन्फ्लेशन को फाइट करने में हेल्प करता है, ये तो आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि आपने दिखा दिया कि ये बैंक होता है, बैंक में ये एसेट होता है, बैंक का ये बैंक का लायबिलिटी होता है, बैंक किस तरीके से क्लेम करता है कि हम आपको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 5% यहाँ पे डिपॉजिटर को प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से ये सब पार्ट एक्सप्लेन किया जाता है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। डेप्टर क्या होता है, डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, इन्फ्लेशन से कैसे फाइट किया जाता है, कि इन्फ्लेशन के टाइम पे कंजम्पशन को रिड्यूस करना होता है, कंजम्पशन को रिड्यूस करने का मतलब होता है लोन को एक्सपेंसिव बनाना, लोन को एक्सपेंसिव बनाने का मतलब होता है मनी सप्लाई को रिड्यूस करना, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट डियर मनी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरीके से डिफ्लेशन से कैसे फाइट किया जाता है। क्या पॉइंट आपको नोट करना है कि स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आज के क्लास में मैं आपको ये कहीं नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये सब होता क्या है, क्योंकि आज बस एक आपको ओवरव्यू देना है कि हम लोग किस तरीके से चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, ये सब जो भी पार्ट है ये पूरा पार्ट आपका स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक का पार्ट है। इसी तरीके से हम डायनेमिक पोर्शन भी कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायनेमिक पोर्शन दिखा दूं कि डायनेमिक पोर्शन किस तरीके से हम यहाँ पे कवर करेंगे। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, संडे को मैं एक मैराथन सेशन लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे 12 बजे दिन में। ये बड़ा क्लास, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पर बहुत सारा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एग्जाम से रिलेटेड, कि कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, आपको किस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे मैं यूट्यूब पे एक कंप्लीट मैराथन सेशन लेके आ रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट था जो मैंने कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके साथ ही हम और क्या क्या चीज को कवर करेंगे। तो देखिए जैसे इकोनॉमिक्स आप जब पढ़ते हैं तो आपने स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ लिया, जब तक आपको स्टैटिक क्लियर नहीं होगा आपको इकोनॉमिक्स का न्यूज तो समझ आएगा नहीं। अब जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन कवर होगा, आप जब स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेंगे उसके बाद हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे कवर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पार्ट है। जैसे अभी न्यूज में था कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 1.763 बिलियन डॉलर से घट गया है, और कहाँ पहुंच गया है तो 630.19 बिलियन डॉलर। क्यों घटा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इंडिया का फॉरेक्स घटेगा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, इन सब चीजों को हम डिटेल में इन सब चीजों को समझते हैं। देखिए रीजन बिहाइंड द फॉल, फॉल के पीछे का रीजन क्या है, की डिटेल्स ऑफ द आरबीआई डेटा, आरबीआई डेटा ने जो डिटेल्स दिया वो क्या है, यहाँ पे गोल्ड रिजर्व कैसे इंक्रीज हुआ है ये हम देखेंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड न्यूज, जैसे तेलंगाना ने अभी 1000 करोड़ सेल ऑफ सिक्योरिटीज से रेज किया है। अब ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, ये सिक्योरिटीज क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल किया जाता है। आप सोचते होंगे सर मुझे तो कभी मिला ही नहीं, मैं तो दुकान पे जाता हूँ तो कहीं वहाँ पे सिक्योरिटी मिलता नहीं है। ये किस मार्केट की बात हो रहा है, क्या इंडिया के बाहर की मार्केट की बात हो रही है? नहीं, होता तो इंडिया के अंदर का ही मार्केट है, लेकिन ये कौन सा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटी का सेल परचेज किया जाता है। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है उसी पे ये सब होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म होता है। देन इसी तरीके से जैसे आपके पेपर में भी एनपीसीआई से क्वेश्चन था, देखिए अभी एनपीसीआई का न्यूज में भी था। एनपीसीआई जो पहला फॉरेन कंट्री जो है इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट किया है वो कौन सा है, तो नेपाल है। इस तरीके से हमने इन सब चीजों को कवर करना है कि एनपीसीआई से क्या होता है। यूपीआई के बारे में हम देखेंगे यूपीआई क्या आता है, ये एक एडवांस वर्जन है ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विसेज टू मेक कैशलेस पेमेंट फास्टर, इजियर एंड स्मूदर। ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, ये सब खुद का मेरा नोट्स है, अपना खुद का नोट्स है, मैं ये सब चीज को फ्रेम करते रहता हूँ। जैसे सेंटर टू रिकैपिटलाइज वीक पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ पार्ट ऑफ 15,000 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन। अब ये रिकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिकैपिटलाइजेशन अगर आमतौर पे आप समझेंगे तो सपोज करिए कि आपका घर है, अब वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, तो उस घर को आप क्या करते हैं, रिनोवेट करते हैं ना, तो उस पर पैसा खर्च करते हैं।
तो रेनोवेशन पे जो पैसा खर्च होता है, इसी तरीके से जब बैंकिंग सिस्टम या कहीं पे कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक जब थोड़ा सा फेल हो रहा है, तो वहां पे भी क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है उस पर पैसा खर्च करता है, उस पर इन्वेस्ट करता है, वहां पे पैसा इन्फ्यूज करता है ताकि वो फिर से रिनोवेट हो सके। ये मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, जब लेमैन लैंग्वेज में आप सीख जाएंगे तब इसका टेक्निकल टर्म सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूज में जो भी पार्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज में रहेगा वो सब कुछ आपका क्लास में ही कवर कराया जाएगा। जैसे नीति आयोग का फिनटेक ओपन समिट हुआ था, ये किसके साथ कोलैबोरेट करके किया था, नीति आयोग क्या होता है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, अभी आपका क्लास 40 मिनट्स हो चुका है, तो ये लिंक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो विद इन सेकेंड आप इसी सेम लिंक पे फिर से आप लोग रिज्वाइन कर लेंगे। इज इट क्लियर? आप लोग सेम लिंक पे फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, देन ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस से रिलेटेड पार्ट है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस में जैसे बहुत बार पेपर में देखा जाता है ना कि किसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इंडाइसिस कवर कराया जाता है। तो इस इंडाइसिस में क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 2021 का आया, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इस रिपोर्ट में क्या क्या था,